आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मियों को एवं अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के सभी नियमों एवं लक्ष्यों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि दुर्घटनाएं अपने और समाज के लिए हानिकारक, कष्टदायक एवं आर्थिक क्षति का कारण बनती है। अतः मैं इन दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। स्पार्क से बचने वाले इक्विपमेंट हमारे आज की गलत एक्शंस की वजह से हमारा कल नुकसानदायी हो सकता है, इसलिए हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जैसे सिलिकोसिस के बारे में हमें कुछ हद के बाद असर दिखना शुरू हो जाएगा। सेफ्टी का मतलब ये होता है कि हम आज किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। रिलेटेड टू वर्क साइट्स का मतलब ये है कि खतरे और वर्कर्स के अनसेफ बिहेवियर्स। ACL निर्माण सामग्री उद्योग में एक अग्रणी उद्योग है। हम अपने व्यवसाय का संचालन ऐसे तरीके से करते हैं जो सभी हितधारकों, हमारे कर्मचारियों, ठेकेदारों, समुदायों और ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य और सुरक्षा संस्कृति के आधार पर निर्मित एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारा मूल मंत्र है। हम सभी स्तरों पर और पूरे संगठन में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए दृश्यमान नेतृत्व और व्यक्तिगत जवाबदेही में विश्वास करते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें किसी को चोट लगने की संभावना होती है। हमारी प्रतिबद्धता, हम अपने व्यवसाय का संचालन शून्य हानि के लक्ष्य के साथ करेंगे। कर्मचारियों और ठेकेदारों को निरापद, स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्य की स्थितियों प्रदान करेंगे। हमारे प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाने और हमारे व्यवसाय में जोखिम को कम से कम करने के लिए डिजाइन किया गया एक वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मेंटेन करेंगे। लागू कानूनी, नियमित, उद्योग और कॉर्पोरेट आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। प्रासंगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों पर सभी हितधारकों के साथ खुले तौर पर संवाद करेंगे। सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों को किसी भी असुरक्षित कार्य को रोकने के लिए सशक्त बनाएंगे। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियम 1। सभी टास्क में जोखिम रहता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हर कर्मचारी को रुकना चाहिए और टास्क के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि इसके क्या खतरे हैं और नुकसान से बचने के लिए वे क्या कर सकते हैं। यदि जोखिम मूल्यांकन या कार्य निर्देश के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध है तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। नियम 2। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें कोई काम करने के लिए अधिकृत करना प्रबंधकों और सुपरवाइजर के लिए एक प्रमुख सुरक्षा नियंत्रण है। उनके द्वारा सिर्फ अधिकृत कामगारों को ही उन कार्यों को करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। कर्मचारियों को अधिकृत करने से पहले प्रबंधकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए वह कर्मचारी उस कार्य को पूरा करने में सक्षम है। नियम 3। सुरक्षा उपकरणों को लोगों को सुरक्षित रखने के लिए स्थापित किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। ओवरराइडिंग और गलत उपयोग में जानबूझकर किए गए कार्य और लापरवाहीपूर्ण कृत्य दोनों ही शामिल हैं। नियम 4। इसका उद्देश्य सभी लोगों द्वारा ये सुनिश्चित करना है कि वे काम करने के लिए फिट हैं और काम पर ध्यान देने और टास्क को सुरक्षित तरीके से पूरा करने में सक्षम हैं।
नियम 5। घटना की रिपोर्टिंग करने का उद्देश्य ये है कि हम घटनाओं से सीखें और कोशिश करें कि वे दोबारा घटित नहीं हों। सभी घटनाओं की रिपोर्ट करना और जांच पड़ताल में भागीदारी करना कर्मचारियों, ठेकेदारों और आगंतुकों का कर्तव्य है। अपनी सेहत और सुरक्षा के लिए इन नियमों का सम्मान करें। मशीन पर काम करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, फैक्ट्री के अंदर और गोडाउन के अंदर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति निर्धारित क्षेत्रों के बाहर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। किसी भी वर्कर को इक्विपमेंट को बिना खुद चेक किए कि वो डी एनर्जाइज है या नहीं, उसमें लॉक डिवाइसेस और टैग्स लगे हुए हैं या नहीं, पर काम नहीं करना चाहिए। कन्फाइंड स्पेसेस, किसी भी व्यक्ति को स्पेस के अंदर जाने की इजाज़त नहीं जब तक कि स्पेस के अंदर खतरनाक मटेरियल्स आने वाली सभी जगहों को बंद ना कर दिया हो, एटमॉस्फेयर चेक नहीं हो गया हो। पीपीई पहनने के बाद स्पेस के बाहर एक स्टैंड बाय वर्कर को स्पेस के बाहर खड़ा करने के बाद परमिट इशू होने के बाद ही काम किया जा सकता है। वर्क एट हाइट, कोई वर्कर ऊंची हाइट पर काम नहीं कर सकता जब तक उसने सही फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स ना पहन रखे हों और सेफ वर्क परमिट ना मिला हो। हॉट वर्क, कोई व्यक्ति किसी निर्धारित स्थान के बाहर बिना परमिट के हॉट वर्क एक्टिविटीज नहीं कर सकता। वर्कर्स को साइट्स पर सीट बेल्ट्स पहनने चाहिए या जब काम गाड़ियों पर किया जा रहा हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल काम करते वक्त होना चाहिए। इनकी समय समय पर निरीक्षण भी होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर नए पीपीई से बदल देना चाहिए। जैसे हाइट पर काम करते वक्त हार्ड हैट और हार्नेस, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी गॉगल्स, गर्म मटेरियल को हैंडल करने के लिए सुरक्षित ड्रेस इत्यादि। शराब के नशे में या किसी और नशे की हालत में वर्कर्स को मशीन चलाना या गाड़ी चलाना निषेध है। इस तरह की घटना 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट करनी चाहिए। एक्सीडेंट्स ऐसे ही नहीं होते, ये तब होते हैं जब वर्कर्स खतरे का अंदाजा सही तरीके से नहीं लगा पाते। इसीलिए वर्कप्लेस की सेफ्टी के लिए वर्कर्स को खतरे का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। खतरा भयानक रूप से पहले ही उसे वर्कप्लेस से हटा देना चाहिए। खतरे को वक्त के पहले पहचानना एक बहुत बड़ी स्किल होती है। खतरे को पहचानने का मतलब ये होता है कि उन चीज़ों का पता लगाना जिनसे चोट लग सकती है या फिर बीमार हो सकते हैं। इन चीज़ों का पता लगाने पर हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयर या सुपरवाइजर को खतरे की जानकारी देना, उसके बाद आसपास के काम करने वाले लोगों को सतर्क करना और खतरे से निपटने की तरीके ढूंढना। खतरे को वर्क प्लेस से निकाल देना चाहिए जिससे चोटें लग सकती हैं या फिर बीमारियां हो सकती हैं। खतरों को पहचानना इंस्टिंक्टिव होना चाहिए। जितना आप इस स्किल को डेवलप करेंगे उतनी इजीली आप इसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इस तरह आप अपनी फैमिलीज को, दोस्तों को और अपने आप को सेफ रख पाएंगे। हेलो, मुझे पता है आप दोनों बहुत बिजी हैं, पर मैं आपसे आपके एक्टिव वर्क साइट के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी एक्टिव वर्क साइट पर कॉमन हैजर्ड्स कौन से होते हैं? जी सर, ये हो सकता है मूविंग मशीनरी, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री, वर्किंग एट हाइट या थर्मल एनर्जी की वजह से होने वाले खतरे, जो कि हो सकता है प्री हीटर या बॉयलर में, या फिर प्रेशराइज्ड लाइन से होने वाले खतरे। ओके। और सर आइसोलेशन ऑफ मोबाइल प्लांट्स, व्हीकुलर ऑपरेशन और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए खतरे भी जनरल हैजर्ड्स माने जाते हैं। बहुत अच्छे, मैं खुश हूँ कि आप लोग इतने अच्छे से सीख रहे हैं। कैरी ऑन विद द गुड वर्क।
हमारी स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति यानी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इस बात पर जोर देती है कि हम अपने साथ जुड़े तमाम लोगों के लिए काम की सुरक्षित जगह बनाएं, चाहे वो हमारे कर्मचारी हों, ठेकेदार हों, आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हों या हमारे ग्राहक हों। हम नहीं चाहते कि किसी को किसी भी प्रकार की चोट लगे। हम अपने पूरे संस्थान में हर स्तर पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने कर्मचारियों और ठेकेदारों को ताकीद करते हैं कि वो किसी भी असुरक्षित स्थान पर काम न करें। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियम 1, सभी टास्क में जोखिम रहता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हर कर्मचारी को रुकना चाहिए और टास्क के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि इसके क्या खतरे हैं और नुकसान से बचने के लिए वे क्या कर सकते हैं। यदि जोखिम मूल्यांकन या कार्य निर्देश के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध है तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। नियम 2, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें कोई काम करने के लिए अधिकृत करना प्रबंधकों और सुपरवाइजर्स के लिए एक प्रमुख सुरक्षा नियंत्रण है। उनके द्वारा सिर्फ अधिकृत कामगारों को ही उन कार्यों को करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। कर्मचारियों को अधिकृत करने से पहले प्रबंधकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो कर्मचारी उस कार्य को पूरा करने में सक्षम है। नियम 3, सुरक्षा उपकरणों को लोगों को सुरक्षित रखने के लिए स्थापित किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। ओवरराइडिंग और गलत उपयोग में जानबूझकर किए गए कार्य और लापरवाही पूर्ण कृत्य दोनों ही शामिल हैं। नियम 4, इसका उद्देश्य सभी लोगों द्वारा ये सुनिश्चित करना है कि वे काम करने के लिए फिट हैं और काम पर ध्यान देने और टास्क को सुरक्षित तरीके से पूरा करने में सक्षम हैं। नियम 5, घटना की रिपोर्टिंग करने का उद्देश्य ये है कि हम घटनाओं से सीखें और कोशिश करें कि वो दोबारा घटित ना हो। सभी घटनाओं की रिपोर्ट करना और जांच पड़ताल में भागीदारी करना कर्मचारियों, ठेकेदारों और आगंतुकों का कर्तव्य है। हमारी स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति हमारी स्वास्थ्य और सुरक्षा संस्कृति का एक बड़ा अहम हिस्सा है। हम ये बता दें कि हम इन नियमों का पूरी शिद्दत से पालन करते हैं और कतई नहीं चाहते कि इन मामलों में किसी तरह की जल्दबाजी की जाए या इन नियमों की अनदेखी हो। प्रिय आगंतुक, हमारी सुरक्षा नीति के सबसे जरूरी नियम के तहत आपने यहाँ आने के पहले हमारे मेन गेट पर आगंतुक रजिस्टर में अपना पूरा ब्यौरा दर्ज किया है और वहाँ से अपना आगंतुक गेट पास और आगंतुक पहचान पत्र ले लिया है। हमारा अनुरोध है कि आप जब तक इस संस्थान के अंदर हैं उसे पहने रहें। यहाँ आने वाले हर आगंतुक को 4 आवश्यक PPE पहनने होंगे। रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी शूज। आप इन सभी चीजों को अच्छी तरह से पहन लें। इन सब के अलावा आपको किसी खास जगह पर जाने के लिए हमारे PPE यूसेज मैट्रिक्स द्वारा निर्धारित कुछ अलग PPEs भी पहनने पड़ेंगे, जैसे कि अलग अलग किस्म के दस्ताने, रेस्पिरेटरी मास्क और अधिक आवाज वाले क्षेत्रों में ईयर प्लग्स। अगर आप अपना वाहन लेकर आए हैं तो गेट पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपके सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके लिए हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करें। आप सीट बेल्ट बांधे रखें और अपना वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार पर न चलाएं या स्थानीय नियम के मुताबिक चलाएं। ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करें। चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसे आगंतुक पार्किंग की तरफ जाने के पहले मोड़ों पर ब्लाइंड स्पॉट कॉन्वेक्स मिरर्स का ध्यान रखना चाहिए।
हमेशा अपने वाहन को ऐसी स्थिति में खड़ा करें कि उसे निकालना आसान हो। अगर आप प्रशासनिक भवन में जा रहे हैं तो सुरक्षा कर्मी के बताए पैदल रास्ते से ही वहां तक जाएं। हमारे प्रोसेस एरियाज में जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके होस्ट हमेशा आपके साथ रहें। यहाँ कहीं भी आने जाने के लिए हमेशा पैदल मार्ग का इस्तेमाल करें। सड़क हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें और वहाँ लगे बजर अलार्म का इस्तेमाल करें। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय हमेशा हैंड रेल्स पकड़े रहें। वाहन चलाते हुए कहीं आते जाते समय या सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते वक्त कृपया मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। बिना अनुमति के किसी भी उपकरण या मशीन को न छुएं। इस संस्थान के अंदर किसी तरह की बेवजह की भागदौड़ की मनाही है। आप बिना अनुमति के कभी भी कॉर्डन ऑफ या बैरिकेडेड एरियाज में न जाएं, न ही उन क्षेत्रों में जाने की कोशिश करें जहां रेस्ट्रिक्टेड एरिया या ऑथराइज्ड एंट्री ओनली का बोर्ड लगा है। अगर आपको यहाँ कहीं भी कोई असुरक्षित कार्य या ऐसा कोई काम दिखे जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है तो फौरन उसकी सूचना अपने होस्ट को दें। इस परिसर के अंदर आप सुरक्षा और सामान्य नियमों से संबंधित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन भी करें, जैसे कि इस परिसर के अंदर शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। नशे की हालत में पाए गए किसी भी शख्स को परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप सिर्फ निश्चित स्थानों पर ही सिगरेट पी सकते हैं। उनके अलावा कहीं भी सिगरेट पीने पर पाबंदी है। बिना पूर्व अनुमति के यहाँ फोटो न खींचे, न वीडियो बनाएं। संकट की किसी भी स्थिति में एक इमरजेंसी सायरन बजाया जाएगा। आप शांत रहें, अफरा तफरी न मचाएं और अपने होस्ट के निर्देशों का पालन करें। वो आपको वहां के सबसे करीबी संकटकालीन वार्ड से सबसे करीबी असेंबली पॉइंट तक ले जाएगा। असेंबली पॉइंट पर पहुंचने के बाद इमरजेंसी कंट्रोलर के निर्देशों का पालन करें और ऑल क्लियर सायरन बजने तक वहीं रुकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस परिसर में कई निश्चित असेंबली पॉइंट्स हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस परिसर में किसी भी आपातकालीन स्थिति में हर तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध है और हमारे यहाँ एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर यानी OHC के अलावा पूर्ण प्रशिक्षित फर्स्ट एडर्स और एम्बुलेंस सेवा भी है, जो जरूरत पड़ने पर पीड़ित को करीबी अस्पताल तक पहुँचा सकती है। हमारा अनुरोध है कि आप इस परिसर से जुड़ी सभी विशेष जानकारियों को भी ध्यान में रखें, जो आपको इस ट्रेनिंग के बाद बताई जाएंगी। अपना काम खत्म करने के बाद गेट पास पर अपने होस्ट के दस्तखत ले लें। इसके बाद पैदल मार्ग से मेन गेट पर जाएं और वहां अपना गेट पास, आगंतुक पहचान पत्र और PPEs वापस कर दें और व्यवस्थित तरीके से बाहर निकल जाएं। हमारा ये विजिटर ओरिएंटेशन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको जो प्रश्नावली यानी असेसमेंट क्वेश्चनर दी जाएगी
उसके सभी सवालों का आप जवाब दें, ताकि ये पता लग सके कि आपने इस वीडियो में दिखाए गए सुरक्षा संबंधित सभी मुद्दों को अच्छी तरह से समझ लिया है। आपको 100% सही जवाब देने होंगे, अन्यथा ये वीडियो फिर से देखें। ये भी सुरक्षा के प्रति हमारे समर्पण का एक अहम हिस्सा है। असुरक्षित आचरण, ऐसा आचरण जिसके कारण अनावश्यक रूप से चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। क्रिया जो एक लिखित प्रक्रिया या सामान्य अभ्यास सुरक्षा नियमों, विनियमों या निर्देशों से विपरीत हो। आमतौर पर स्वीकृत सुरक्षित प्रक्रियाओं का उल्लंघन। असुरक्षित स्थिति, असुरक्षित स्थिति एक ऐसी स्थिति है जो किसी कर्मचारियों की कार्रवाई या निष्क्रियता के कारण नहीं होती है। ऐसी स्थिति को अगर सही नहीं किया गया तो वह घटना या चोट का कारण बन सकती है। किसी सामग्री, मशीन या पर्यावरण के भौतिक या रासायनिक गुण जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, संपत्ति को नुकसान या नुकसान के अन्य प्रकार हो सकते हैं। नियर मिस, नियर मिस एक ऐसी अनिश्चित घटना या घटनाओं का अनुक्रम है जो कि कुछ अलग परिस्थितियों में लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस, एक्सीडेंट। इससे पहले कि नियर मिस का एक दुखद या महंगी घटना हो जाए, उसके खतरे का हल निकालें और नष्ट करें। इससे पहले कि नियर मिस एक दुखद या महंगी घटना हो जाए, उसके खतरे का हल निकालें और नष्ट करें। खतरे को वक्त के पहले पहचानना एक बहुत बड़ी स्किल होती है। खतरे को पहचानने का मतलब ये होता है कि उन चीज़ों का पता लगाना जिनसे चोट लग सकती है या फिर बीमार हो सकते हैं। इन चीज़ों का पता लगाने पर हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयर या सुपरवाइजर को खतरे की जानकारी देना। उसके बाद आसपास के काम करने वाले लोगों को सतर्क करना और खतरे से निपटने की तरीके ढूंढना। खतरे को वर्क प्लेस से निकाल देना चाहिए, जिससे चोटें लग सकती हैं या फिर बीमारियां हो सकती हैं। खतरों को पहचानना इंस्टिंक्टिव होना चाहिए। जितना आप इस स्किल को डेवलप करेंगे, उतनी इजीली आप इसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इस तरह आप अपनी फैमिलीज को, दोस्तों को और अपने आप को सेफ रख पाएंगे। हेलो, मुझे पता है आप दोनों बहुत बिजी हैं, पर मैं आपसे आपके एक्टिव वर्क साइट के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी एक्टिव वर्क साइट पर कॉमन हैजर्ड्स कौन से होते हैं? जी सर, ये हो सकते हैं मूविंग मशीनरी, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री, वर्किंग एट हाइट या थर्मल एनर्जी की वजह से होने वाले खतरे, जो कि हो सकता है प्री हीटर या बॉयलर में, या फिर प्रेशराइज्ड लाइन से होने वाले खतरे। ओके। और सर आइसोलेशन ऑफ मोबाइल प्लांट्स, व्हीकुलर ऑपरेशन और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए खतरे भी जनरल हैजर्ड्स माने जाते हैं। बहुत अच्छे, मैं खुश हूँ कि आप लोग इतने अच्छे से सीख रहे हैं। you, कैरी sir. ऑन विद द गुड वर्क। आइए अब जानते हैं हर डोमेन में खतरों से बचने की कंट्रोल्स, जैसे कन्फाइंड स्पेसेस, वर्किंग एट हाइट्स, हॉट वर्क्स, लिफ्टिंग एंड सपोर्टिंग लोड्स और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। वर्क प्लेस में खतरों को कम करने के लिए आपको उन्हें हटाना होगा, इंजीनियरिंग करनी होगी और पीपीई को काम में लाना होगा। अगर आप डिटेल में समझें, कभी कभी हैजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए पूरे टास्क को रीडिजाइन करना पड़ता है। खतरनाक मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स को सही और कम खतरे वाली मटेरियल्स और टूल्स से बदल दीजिए। खतरे को अलग करने के लिए मैकेनिकल एड, बैरियर्स, गार्डिंग को इस्तेमाल करें। ट्रेनिंग्स और प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करें, जिससे बाकी लोगों को खतरे से बचने के लिए जागरूक कर सकें। पीपीईज का इस्तेमाल करें खतरों का असर कम करने के लिए। एनर्जी को अलग करने के लिए इन खास पॉइंट्स का ख्याल रखें।
किसी पोटेंशियली एनर्जाइज्ड सिस्टम पर काम करते उसके सही लॉकआउट प्रक्रिया को फॉलो करें। एक व्यक्ति को बचाव करने के लिए आइसोलेशन। आइसोलेटर को लॉकआउट, टेस्ट आउट, PES होना चाहिए। लॉकआउट होल्डर में पर्सनल लॉक लगा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए आइसोलेशन। आइसोलेटर को लॉकआउट, टेस्ट आउट और टैग आउट PES होना चाहिए। ख्याल रहे सभी चीज़ संभव हों। PES को बंद किया जा सके, डीएक्टिवेट, ब्लॉक, आइसोलेट और सिक्योर किया जा सके। स्टोर्ड एनर्जी रिलीज की जा सके। लॉकआउट, ट्रेड आउट डिवाइसेस आसानी से खोले, निकाले, हटाए जा सकते हों। लॉकआउट का प्रभाव जांचें। टास्क पूरा होने पर एनर्जी रिस्टोर कर लें। एनर्जी आइसोलेशन के लिए इस प्रक्रिया को फॉलो करें। लाइव PESs पर काम करना तभी अलाउ करें जब सभी कंट्रोल्स अपनी जगह पर हो, जिससे हादसों को रोका जा सके। यूनिट मैनेजर द्वारा रिटर्न में पूरी प्रक्रिया अनुमानित की गई हो। काम करने के लिए परमिट मिल गया हो। इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सिर्फ एक कौशल और ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन ही 110 वोल्ट DC के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लगा या अलग कर सकता है। प्रेशराइज्ड सिस्टम। प्रेशराइज्ड सिस्टम को पूरी तरह से खाली रहना चाहिए, जिसमें वॉल्व्स बंद हों और लॉक्ड आउट रहें। लॉक्स एंड टैग्स। लॉक्स सिर्फ किसी खास चाबी से ही खोले जा सकते हैं। लॉक्स के ऊपर उचित टैग लगे हों, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सके कि वो लॉक होल्डर हैं। किसी अलग किए हुए डिवाइस को तोड़े मोड़े नहीं। किसी भी खाली अलग सी जगह पर बिना ऑथोराइजर के परमिशन के अकेले अंदर न जाएं। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले कंट्रोल मेजर्स। वर्कर्स को ऑथोराइज्ड, लायक होना चाहिए और साथ ही CEPI द्वारा साइन किया हुआ परमिट भी मिलना चाहिए। एनर्जी सोर्सेज को अलग हटा दिया जाना। इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। एटमॉस्फेयर का मूल्यांकन। ऑक्सीजन लेवल 19.5% से 22.5% होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए ये कंट्रोल मेजर्स हैं। एंट्रेंस को फुल बॉडी हार्नेस पहनकर रखना चाहिए, जिसका एक हिस्सा स्पेस के बाहर एंकर से जुड़ा होना चाहिए। दो तरफा कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंड बाय वर्कर हमेशा स्पेस के बाहर मौजूद होना चाहिए। हमेशा कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर इस तरह की खतरनाक स्थिति होती है तो दोबारा एंटर होने से पहले एक बार फिर से गैस टेस्टिंग होनी चाहिए। किसी भी ऐसे खतरे की जानकारी अटेंडेंट को दे जिसकी पुष्टि नहीं हो पा रही हो। हाइट पर काम करने से पहले कंट्रोल मेजर्स को फॉलो करें। गिरने से बचने के लिए कोशिश करें अपने टास्क को जमीन पर ही पूरा करें। ध्यान रहे जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं वो गार्डरेल और टो बोर्ड से पूरी तरह से सुरक्षित हो। उसी स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करें जिस पर सेफ फॉर यूज का टैग लगा हुआ हो। MEWPs का इस्तेमाल सिर्फ समान समतल प्लेटफॉर्म पर ही करें। तेज हवाओं में इसका उपयोग करने से बचें। फॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम को वर्किंग एज तक जाने से रोकने जितना सक्षम होना चाहिए। जिस भी काम में फॉल रिस्ट्रेंट इक्विपमेंट्स को काम में लिया जाता है उसके लिए परमिट की ज़रूरत होती है। हाइट पर काम करने के लिए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। एंकर, इसमें 22 किलो न्यूटन पर वर्कर लोड कैपेसिटी होनी चाहिए। लैनियार्ड्स पर टूल्स लगाएं। गिरने के संभावित क्षेत्रों के आसपास बैरियर्स, वार्निंग साइन बोर्ड्स लगाएं। ओपनिंग्स के आसपास भी वार्निंग बोर्ड्स और अस्थायी बैरियर्स लगाएं। मोबाइल लैडर्स का इस्तेमाल सिर्फ कम अवधि वाले कामों के लिए करें। 3 पॉइंट्स कॉन्टैक्ट को बनाए रखें। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के आसपास फाइबर ग्लास या लकड़ी की लैडर इस्तेमाल करें। मशीन गार्डिंग के लिए आपको इन कंट्रोल मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। कभी भी मशीन गार्डिंग को न हटाएं जब तक कि मशीन पहले ही लॉकआउट कर रखी हो, मशीन को पहले ही
डी एनर्जाइज्ड किया हुआ हो, सभी वर्कर्स ने पर्सनल लॉक्स टैग्स लगा रखे हों। अगर उलझने या फंसने का खतरा हो तो कपड़ों को टाइट कर लें, अंदर की ओर कर दें, बाल बांध लें या कैप पहन लें, किसी भी तरह की ज्वेलरी वगैरह निकाल दें। मशीन गार्डिंग के वक्त कैसी एक्टिविटीज़ निषेध हैं? बिना परमिशन के जानबूझकर मशीन गार्ड्स को हटाना, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना पहले बिना गार्ड बैक लगाए, किसी ऑपरेटिंग मशीन जिसके आसपास गार्डिंग ना हो या गार्डिंग खराब हो वहां किसी और को आने देना, उन मशीन्स पर काम करना जिस पर गार्ड्स इंटरलॉक्स ना हो। मशीन के पार्ट्स लाते ले जाते वक्त वर्क प्लेस पर वर्कर्स की इंजरीज हो सकती है, जैसे हाथ की उंगलियों का कटना, जलना या फिर अंधापन। इन घटनाओं से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। मशीन या पार्ट्स जिनकी वजह से ये घटना हो सकती है उन्हें तुरंत ठीक कराना चाहिए। हॉट वर्क का काम करने के लिए इन की कंट्रोल मेजर्स को फॉलो करें। हॉट वर्क एरिया में साइन बोर्ड लगाए जाएं जिसमें हो वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर्स, नॉन कंबस्टिबल स्क्रीन, नॉन कंबस्टिबल मटीरियल। अगर हॉट वर्क किसी और जगह पर किया जा रहा है तो ध्यान रखें, एरिया को सही साइन बोर्ड्स लगाकर बैरिकेड कर दें। परमिट टू वर्क, फायर सेंट्री, प्रतिबंधित यूज, सही पीपीई। हॉट वर्क करते वक्त इन कंट्रोल मेजर्स पर ध्यान दें। इक्विपमेंट्स ढंग से इंसुलेट हो और उसको बनाते वक्त सभी सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा गया हो। ज्वलनशील मटेरियल्स को हॉट वर्क एरिया से दूर रखा जाना चाहिए जब तक कि फायर वॉल से सुरक्षित ना हो। सिलेंडर्स को सीधा और हवादार जगह पर रखा जाना चाहिए। होसेस और रेगुलेटर्स का उनके संभावित प्रयोग के अनुसार रेट किया जाना चाहिए और रेगुलेटर और हैंड पीस में फ्लैशबैक अरेस्टर लगा होना चाहिए। तभी इक्विपमेंट्स जो हॉट वर्क में काम आते हैं उनका प्रयोग से पहले निरीक्षण करना, जैसे ऑक्सी और एसिटिलीन होसेस और उनकी फिटिंग्स पर लीक टेस्ट करना। सभी और इक्विपमेंट्स का इंस्पेक्शन और टेस्ट। अनअप्रूव्ड इक्विपमेंट्स और उनके कनेक्शंस का यूज। हॉट वर्क इक्विपमेंट्स का गलत प्रयोग। ऑक्सीजन कनेक्शन पर ऑयल या ग्रीस लगाना। आइए अब जानते हैं लोड लिफ्टिंग और सपोर्टिंग के बारे में। लोड उठाते वक्त कैसा व्यवहार उचित नहीं है। जानबूझकर वर्कर्स पर लोड रखना, लोड्स को उठाते वक्त उस पर बैठ जाना, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का गलत जगह यूज करना, किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने देना, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का वजन किए बगैर उसको उठाना, लिफ्टिंग मशीन का उपयोग किसी कमजोर जमीन पर रखना, अनसेफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का यूज करना, लिफ्टिंग या लोड उठाते वक्त हुई घटना की सूचना सुपरवाइजर को न देना। लोड उठाते वक्त इन ज़रूरतों पर ध्यान दें। सिर्फ कौशल व्यक्ति ही लिफ्टिंग मशीन को इस्तेमाल कर सकता है। लिफ्टिंग अप्लायंसेस में सेफ्टी डिवाइसेस का मौजूद होना। सभी लिफ्ट्स में साइंस और बैरिकेड्स लगाना आवश्यक है। लिफ्ट के ऊपर पावर लाइंस ना हो। सस्पेंडेड लोड के नीचे से कोई आना जाना ना करे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़े खतरे हैं इलेक्ट्रिकल शॉक, आग लगना, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट का नुकसान होना और जलना। करंट आपके शरीर में दो रास्तों से पहुंच सकता है, एक हाथ से दूसरे हाथ या बाएं हाथ से पैरों तक। दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है जिसमें करंट सीधा दिल और बाकी के मेन अंगों तक पहुंच सकता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के कुछ मेन कंट्रोल्स। अर्थिंग, रेसिडुअल करंट प्रोटेक्टिव डिवाइस RCCB 30 मिली एम्पियर। शॉक लगने के बाद
इन स्टेप्स को फॉलो करें। हाथ न लगाएं। अगर जानकारी हो तो पावर बंद करें। अगर बंद ना कर पाए तो लकड़ी, कपड़े या प्लास्टिक की मदद से पावर स्विच को खींचकर बाहर निकाल दें। इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी के लिए कुछ प्रिकॉशंस का ख्याल रखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन की जगह अंदर ना जाएं। अगर फिर भी जाना पड़े तो हमेशा एक ट्रेन्ड और ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर जाएं। सभी पीपीई को साथ रखें और बाउंड्रीज का ख्याल रखें। सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को चालू समझें जब तक कि उन्हें अलग करके ना रखा गया हो। मैनुअली हैंडल करने के लिए आपको सेफ मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक: कमर को झुकाना नहीं और मरोड़ना नहीं। कभी भी कोई सामान उठाते वक्त अपने पैरों की तरफ मत देखिए। अपनी गर्दन सीधी रखिए। ऐसे सामान मत उठाइए जिस वजह से आपको देखने में परेशानी हो। कभी भी सामान अपने कंधों के ऊपर या कमर से नीचे मत उठाइए। कभी भी भार को खींचिए मत, बल्कि ढकेलिए। अच्छा, तो आज हमें इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना है और इसके लिए लगने वाले जितने भी इक्विपमेंट और स्टेप्स हैं उसको रेडी कर लेना। श्योर सर। जस्ट मेरी जानकारी के लिए, क्या हमें परमिट मिल गया इस काम को करने के लिए? परमिट की तुम चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूँगा। वैसे भी इस काम में ज़्यादा खतरे नहीं है। तो सर हमें इस स्ट्रक्चर को कैसे डिमोलिश करना है? इसको डिमोलिश करने के लिए तुम गैस कटिंग का इस्तेमाल कर लो। ओके सर। वर्कर्स ने बिना परमिशन के कटिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। काम के दौरान एक पंप रिडंडेंट टैंक्स के एरिया में चल रहा था। सही काम के तरीके के अनुसार पंप के आसपास जो टैंक्स के टुकड़े थे उन्हें कोल्ड कटिंग से काटकर एक सुरक्षित स्थान पर लेके जाना था और फिर हॉट कटिंग से उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना था। इस काम के लिए कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स या परमिट नहीं साइन किए गए थे। ना ही कॉन्ट्रैक्टर ने कोल्ड कटिंग का इस्तेमाल किया, उसने हॉट कटिंग का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पंप के अंदर जो फ्लेमेबल वेपर्स थे उनमें आग लग गई और प्लांट और वर्कर्स को काफी नुकसान हुआ। ऐसे कामों के लिए परमिट टू वर्क इशू होना चाहिए और क्लाइंट को खुद कॉन्ट्रैक्टर को मॉनिटर करना चाहिए कि वो एग्रीमेंट में लिखे हुए मेथड को ही फॉलो करे। आइए अब गहराई में परमिट टू वर्क सिस्टम को समझते हैं। परमिट टू वर्क ये एक रिकॉर्डेड प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल किसी ऐसे काम जिसमें खतरों की संभावना है उसे कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये एक तरीके से साइट मैनेजमेंट, प्लांट सुपरवाइजर, ऑपरेटर और वर्कर्स के बीच कम्युनिकेशन का काम भी करता है। वर्क परमिट सभी संभावित खतरों को ध्यान में रखवाने के लिए बनाया जाता है। ये परमिट चाहे हाथ से लिखा हुआ हो या इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड हो, ये डॉक्यूमेंट कुछ लोगों को किसी काम को किसी निर्धारित जगह पर किसी निश्चित समय पर करने की परमिशन देता है और काम को करने के लिए किन एहतियातों को बरतना चाहिए उसकी जानकारी देता है। वर्क परमिट सिस्टम तभी कारगर बन सकता है जब बनने से पूर्व साइट मैनेजमेंट से सलाह ली जाए। आइए अब जानते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। किसी भी काम जिसको करने से किसी वर्कर, प्लांट या पर्यावरण को खतरा हो, उसके लिए पहले परमिट बनाना ज़रूरी है। हालांकि परमिट टू वर्क की हर काम के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। परमिट टू वर्क की ज़रूरत खतरा रहित जगहों पर रोज़ की मेंटेनेंस या आम विजिटर्स के कंट्रोल के लिए नहीं पड़ती। परमिट टू वर्क की ज़रूरत है नॉन प्रोडक्शन वर्क जैसे मेंटेनेंस, रिपेयर, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, ऑल्टरेशन, कंस्ट्रक्शन, डिसमेंटलिंग, अडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन और क्लीनिंग अनियमित कामों के लिए। जब काम में एक से ज़्यादा व्यक्ति या ग्रुप को मिलकर सुरक्षित रहकर काम को पूरा करना हो, ऐसे काम
जहां काम और जिम्मेदारियों को एक से दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर करना हो। आप लोग ये आज क्या कर रहे हो? सर आज हमें स्ट्रक्चर को डिसमेंटल का काम मिला है। ओह अच्छा, लेकिन ये इस साइट के रूटीन कामों में से तो नहीं है। क्या आपने इसके लिए वर्क परमिट लिया है? जी सर, हमने इसके लिए वर्क परमिट ले लिया है। पिछले महीने जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हम कोई भी काम बिना वर्क परमिट के नहीं करते हैं। तो आपको वर्क परमिट के इम्पोर्टेंस के बारे में पता है? जी सर, ऐसे कोई भी कार्य जिनमें खतरा हो उसे वर्क परमिट के द्वारा ही किया जाना चाहिए और ये वर्क परमिट जॉब इंचार्ज और जॉब रिस्पॉन्सिबल के द्वारा ही ऑथोराइज किए जाने चाहिए। वर्क परमिट ये सुनिश्चित करता है कि जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसकी वजह से किसी भी दूसरी एक्टिविटी में ये इफेक्ट ना करे और जितने भी वर्कर सिस्टम में काम कर रहे हैं ये उसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। अगर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस जगह दोबारा काम तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक इशूइंग अथॉरिटी ये वेरीफाई ना कर ले कि वो जगह काम करने के लिए सेफ हो। वेरिफिकेशन के बाद इशूइंग अथॉरिटी रीवैलिडेटेड परमिट या नया परमिट इशू करती है, जिसके बाद ही वहाँ पर काम शुरू हो सकता है। और हर वर्क साइट पर जो वर्क परमिट होता है वो क्लियरली डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, प्लीज कैरी ऑन, टेक केयर। साथ ही हैंडओवर और हैंडबैक करना दो महत्वपूर्ण काम है जो बहुत ही सावधानी से करना होता है। अगर एक काम अपने निर्धारित समय से ज़्यादा वक्त लेता है पूरा होने में और काम एक शिफ्ट से ज़्यादा में होता है, उस वक्त शिफ्ट हैंडओवर प्रक्रिया फॉलो की जाती है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाली शिफ्ट को उस प्लांट की, काम के स्टेटस की और परमिट कंट्रोल्ड कामों की जानकारी है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आने वाली शिफ्ट और जाने वाली शिफ्ट के अथॉरिटीज़ के बीच बेहतर कम्युनिकेशन हो और ये भी ज़रूरी है कि आने वाली शिफ्ट की अथॉरिटी काम को आगे बढ़ाने के लिए परमिट पर साइन करे। हैंडबैक प्रोसीजर में सवालों के जवाब शामिल होने बहुत ज़रूरी है। क्या काम पूरा हो चुका है? क्या सभी इक्विपमेंट्स और सामान को सही और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है? क्या पहली शिफ्ट के सुपरवाइजर ने ये सब वेरीफाई कर लिया है? क्या ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति ने परमिट में इसकी जानकारी दी है कि सभी इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन स्टाफ को लौटा दिए गए हैं? बहुत सारे रोल्स हैं जिनकी ज़रूरत वर्क परमिट को रोज़ लागू करने में ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब जानते हैं इन रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्क परमिट के लिए क्या है। जॉब इंचार्ज की ये जिम्मेदारियां हैं: परमिट को भरना और सुनिश्चित करना, जैसे SOP, JSA, हीरा, लिफ्टिंग प्लान, रेस्क्यू प्लान, कन्फाइंड स्पेस रजिस्टर, वर्क साइट का निरीक्षण करना और वर्कर्स के साथ चर्चा करना, शॉप फ्लोर सुपरवाइजर और वर्क ग्रुप का जब संबंधित TBT हो गया हो, वर्क हैंडओवर प्रक्रिया होने के बाद रिस्क असेसमेंट को फिर से चेक करना, सुनिश्चित करना कि सभी रिक्वायरमेंट काम शुरू होने और उसके बाद भी लागू हो गए हों, सुनिश्चित करना कि काम खत्म होने के बाद सभी वर्कर्स निकल गए हों, साइट पर इंटरलॉक वगैरह से गार्डिंग कर दी गई हो। शॉप फ्लोर सुपरवाइज़र की जिम्मेदारियां हैं: काम खत्म होने तक हर वक्त साइट पर मौजूद होना, परमिट साइन करने से पहले जॉब इंचार्ज द्वारा बताए गए निर्देशों को समझना, कंट्रोल मेजर्स का पालन करना काम खत्म होने तक, जॉब एरिया में किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को आने से रोकना, किसी भी असुरक्षित इक्विपमेंट, टूल्स को वर्क साइट पर लाने से रोकना, किसी भी अप्रिय या असामान्य घटना होने पर तुरंत काम रोकना और घटना की जानकारी जॉब इंचार्ज को देना। परमिट के अंतर्गत काम कर रहे व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं: शॉप फ्लोर सुपरवाइजर द्वारा दी गई सभी परमिट रिक्वायरमेंट्स और निर्देशों को समझना, जॉब के खत्म होने तक कंट्रोल मेजर्स का पालन करना, जब कोई सुपरवाइजर वर्क प्लेस पर मौजूद हो तभी काम करना, किसी भी असुरक्षित इक्विपमेंट या टूल्स का वर्क प्लेस में ना लाना, काम को तुरंत रोक देना अगर कोई असामान्य घटना होती है
और उसकी तुरंत प्रभाव से शॉप फ्लोर सुपरवाइजर को इसकी जानकारी देना। इसलिए ध्यान रहे, परमिट ऑन वर्क सिस्टम तभी कामयाब होगा अगर उस काम से जुड़े लोग इससे जागरूक होंगे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी, सुरक्षा जानकारी इत्यादि के बारे में अगर नहीं पता होगा तब परमिट टू वर्क सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर पाएगा और दुर्घटनाओं से नहीं बच पाएंगे। वर्क परमिट एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमें बताता है कौन सा काम खतरनाक है और कौन सा नहीं, और किस तरह उसे सेफली ख़त्म किया जाए। वर्क परमिट के प्रोसीजर में इन स्टेप्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी प्रिपरेटरी कामों की डिटेल्स, जिम्मेदारियों की साफ परिभाषा, वर्कर्स से साफ बातचीत, सेफ्टी इक्विपमेंट्स का प्रावधान। अरे हाय सर, अच्छा आप यहाँ पे मिल गए। हमें थोड़ा वर्क परमिट के प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए थी। श्योर, मैं आपको बताता हूँ, चलिए। ओके। जैसा कि आप दोनों मुझसे पूछ रहे थे वर्क परमिट प्रोसेस के बारे में, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं सर। तो मैं आपको बताता हूँ। वर्क परमिट जॉब इंचार्ज के द्वारा इनिशिएट होता है, जिसमें वो एक्टिविटी के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें होते हैं। वर्क परमिट जॉब इंचार्ज के द्वारा इनिशिएट होता है और वो उस एक्टिविटी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अटैच करता है। उसके बाद जॉब इंचार्ज खुद जॉब रिस्पॉन्सिबल के साथ वर्क साइट पे जाकर उसका रिव्यू करता है। ओके। वर्क साइट का रिव्यू करते करते उसके साथ वो जॉब स्पेसिफिक रिस्क और उसके मिटिगेशन प्लान का रिव्यू करता है। ओके। और इन कंडीशंस के रिव्यू होने के बाद जॉब रिस्पॉन्सिबल जॉब इंचार्ज के सामने वर्क परमिट पर साइन करता है। ओके। जिसके बाद जॉब इंचार्ज जितने भी अथॉरिटीज हैं उनके साइन वर्क परमिट पर लेता है, जो वर्क एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं और उसको पूरा करने के लिए उस काम में जरूरी। उसके बाद जॉब इंचार्ज शॉप फ्लोर सुपरवाइजर को एक्टिविटी के रिस्क्स, एसओपी और उसके मिटिगेशन प्लान के बारे में बताएगा और वर्क परमिट पे साइन ले लेगा। सूचना मिलने के बाद जॉब इंचार्ज साइट पर जाकर साइट को वेरीफाई करेगा और इंश्योर करेगा कि सारे वर्कर्स, मशीन्स और मटेरियल्स को हटा लिया गया हो, और ये भी चेक करेगा कि साइट और इक्विपमेंट्स अन्य कामों के लिए रेडी हो और दूसरे कामों के लिए सेफ हो। परमिट क्लोजर के समय जॉब रिस्पॉन्सिबल सारे सेफ्टी इंटरलॉक्स और साइट कंडीशंस को चेक करने के बाद ही वर्क परमिट का क्लोज करेगा। और एक बात, अगर ये एक्टिविटी सुपर क्रिटिकल है तो जॉब इंचार्ज पूरे समय फ्लोर पर ही रहेगा। ओके ओके सर, हमारा परमिट का पूरी प्रोसेस अच्छा तरह से समझ गए। ओह ग्रेट, चाय भी आ गई है। Thank you. अभी चाय पीते हैं। ओके सर। आइए अब समझते हैं अलग अलग डोमेन्स में वर्क परमिट्स के टाइप्स को। किसी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री तभी अलाउड है जब कोई और ऑप्शन ना हो, जैसे अगर काम बाहर से करना मुमकिन ना हो। कन्फाइंड स्पेस के चेक पॉइंट्स, रेस्क्यू प्लान और रिस्क असेसमेंट। वर्किंग टीम को काम से जुड़े जोखिम का पता होना, साथ ही उसे बचाव के तरीकों की जानकारी होना। इक्विपमेंट्स रखने की जगह को बैरिकेड करना और इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते को साफ करना। 24 वोल्ट्स की लाइट का उपयोग। वर्कर्स को क्वालिटी चेक किए गए पीपीई इक्विपमेंट्स मुहैया करवाना। मैनहोल के ठीक बाहर एक स्टैंड बाय वर्कर का मौजूद होना जो स्पेस के अंदर के वर्कर्स की देखरेख करे। कन्फाइंड स्पेसेस में काम के दौरान समय समय पर एटमॉस्फेयर चेक होता रहे। एंट्री पॉइंट में अंदर बाहर जा रहे वर्कर्स का रजिस्टर मेंटेन करना। रिस्क असेसमेंट के अंतर्गत जरूरी पड़ने पर सांस लेने की इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होना। यूनिट हेड को कन्फाइंड स्पेसेस जैसे हाई रिस्क एरियाज में होने वाले कामों को फॉर्मली ऑथराइज करना चाहिए। साइलोज, स्टोरेज टैंक्स जिनमें पहले कभी फ्यूल या कोई टॉक्सिक केमिकल रखा जाता रहा हो। 2 मीटर से ज़्यादा गहरी खुदाई, अंडरग्राउंड सीवर। नोट करिए कि कन्फाइंड स्पेस की वर्क परमिट
सिर्फ एक शिफ्ट के लिए मान्य होती है। आइसोलेशन और लॉकआउट में दो तरह के आइसोलेशन होते हैं, मल्टीपल आइसोलेशन और सिंगल आइसोलेशन। मल्टीपल आइसोलेशन में परमिट का वर्क फ्लो इस तरह होता है। खतरनाक एनर्जी के सोर्स का पता लगाएं। परमिट को जॉब इंचार्ज ही भरेगा। जॉब रिस्पॉन्सिबल जॉब रिक्वायरमेंट्स के अनुसार परमिट वैलिडेट करता है। जॉब इंचार्ज इसको सीसीआर तक ले जाता है। सीसीआर परमिट पर साइन करके इक्विपमेंट का यूज बंद कर देता है। आइसोलेशन ऑफिसर खतरनाक एनर्जी सोर्सेज को अलग कर देता है और उस पर मास्टर लॉक लगाकर चाबी अपने पास रख लेता है। आइसोलेशन ऑफिसर परमिट टैग भरकर आइसोलेशन पॉइंट्स पर चिपका देता है और रजिस्टर में परमिट की डिटेल्स भरकर टेस्ट करता है कि इक्विपमेंट सही तरीके से आइसोलेट हो गया हो। फिर जॉब इंचार्ज सभी आइसोलेशन पॉइंट्स पर परमिट लॉक लगा देता है। जॉब इंचार्ज उन सभी की चाबियां लॉकआउट बॉक्स में रखकर उस पर भी परमिट लॉक लगा देता है। सभी वर्कर्स को लोटो बॉक्स पर अपने पर्सनल लॉक्स लगाते हैं। ख्याल रखें, डी आइसोलेशन के वक्त यही प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। सिंगल आइसोलेशन के लिए परमिट वर्कफ्लो कैसा रहता है? जॉब इंचार्ज इसको सीसीआर तक ले जाता है। सीसीआर परमिट पर साइन करके इक्विपमेंट का यूज बंद कर देता है। आइसोलेशन ऑफिसर इक्विपमेंट को आइसोलेट कर देता है। जॉब इंचार्ज सभी आइसोलेशन पॉइंट्स पर परमिट लॉक लगा देता है। सभी वर्कर्स अपना पर्सनल लॉक आइसोलेशन पॉइंट पर लगाएंगे। ध्यान रखें, टास्क और इक्विपमेंट के अनुसार आइसोलेशन ऑफिसर और जॉब इंचार्ज सेम भी हो सकते हैं। नोट करें, आइसोलेशन और लॉकआउट के लिए वर्क परमिट सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड रहता है और इसे हर शिफ्ट के साथ रिन्यू किया जाता है। हाइट पर काम करने के लिए 1.8 मीटर्स के ऊपर परमिट की जरूरत पड़ती है। वर्क परमिट के लिए इन बातों का ख्याल रखें। लूज मटेरियल्स को ऊपर से हटाएं। जिन वर्कर्स को हाइट पर काम करना है उनको ऊंचाई से डर नहीं लगना चाहिए। वर्क प्लेस के नीचे अच्छे से बैरिकेडिंग की गई हो, उचित साइन बोर्ड्स लगे हों और एक व्यक्ति नीचे खड़ा हो जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी वर्क प्लेस के अंदर ना आ सके। हाइट पर रखे टूल्स और मटेरियल्स को अच्छे से कस के बांध कर रखना चाहिए जिससे वो गिरे नहीं। लिफ्टिंग और लोअरिंग के वक्त सही डिवाइसेस का इस्तेमाल होना चाहिए और उस दौरान कोई भी व्यक्ति स्पेस के नीचे नहीं खड़ा रहना चाहिए। सभी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी हार्नेस, लाइफलाइन, एंकर्स, लिफ्टिंग टूल्स वगैरह टेस्टेड और अप्रूव्ड होने चाहिए। जो व्यक्ति किसी होल के आसपास काम कर रहा है उसे फुल बॉडी हार्नेस पहने रखना चाहिए। फॉल अरेस्टर्स का उपयोग करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि बोट्सवैन चेयर का प्रयोग ना किया जाए। हॉट वर्क्स वो एक्टिविटीज हैं जिसमें इग्निशन सोर्सेज का इस्तेमाल होता है और जिसकी वजह से आग लगने और एक्सप्लोजन्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे कंबस्टिबल मटेरियल्स के आसपास वेल्डिंग करना और पेंट थिनर के खुले डब्बों के आसपास ग्राइंडिंग करना। हॉट वर्क का मतलब यहाँ पर गर्म तापमान या उसकी वजह से हीट स्ट्रोक नहीं है, ये हॉट वर्क है। हॉट वर्क्स आग लगने का या धमाके का एक मुख्य कारण हो सकता है। याद रहे, अनिर्धारित जगहों में काम करने के लिए परमिट की आवश्यकता है। वेल्डिंग मशीन या कटिंग सेट का मूल्यांकन होना चाहिए और उसकी चेकलिस्ट भी भरी जानी चाहिए। हीरा और इमरजेंसी प्लान्स वर्क प्लेस में होने चाहिए। हॉट वर्क्स होने वाली जगहों के पास फायर सेंट्री होनी चाहिए। याद रखें, ये वर्क परमिट सिर्फ 7 दिन के लिए मान्य रहते हैं और हर शिफ्ट के साथ रिन्यू किए जाते हैं। खुदाई के लिए वर्क परमिट सॉइल टाइप, शोरिंग, शील्डिंग, बेंचिंग और ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। वर्क परमिट में कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड सेट किया जाना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस एंट्री में, हाइट पर काम करने में या ओपनिंग्स के आसपास काम करने में और भी FPEs को लागू करना चाहिए।
बैरिकेडिंग करना बेहद ज़रूरी है। कम से कम 1 मीटर की दूरी अनिवार्य है खुदाई मटेरियल्स और खाई के बीच में। याद रखें, वर्क परमिट सिर्फ एक शिफ्ट के लिए वैलिड रहता है। शिफ्ट पूरी होने के बाद रिस्क असेसमेंट करके इसे 24 घंटों के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। हाई वोल्टेज एरिया के आसपास करीबन 650 वोल्ट AC और 1500 वोल्ट DC को हाई वोल्टेज माना जाता है। परमिट टू वर्क मिलता है जो जगह हाई वोल्टेज से 3 मीटर के अंदर की दूरी में हो। परमिट टू वर्क चाहिए होता है किसी ऐसे क्षेत्र में काम करने के लिए जहां हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स से काम होना हो। ऐसी जगह जहां ऊपर से हाई वोल्टेज पावर लाइंस जा रही हो। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का लाइव टेस्ट करना। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस को शुरू या बंद करना। याद रखें, वर्क परमिट सिर्फ एक शिफ्ट के लिए वैलिड रहता है। शिफ्ट पूरी होने के बाद रिस्क असेसमेंट करके इसे 24 घंटों के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। लिफ्टिंग और लोड सपोर्टिंग वर्क परमिट में ये चेक पॉइंट्स। लिफ्टिंग ऑपरेशन एरिया क्लियर और बैरिकेडेड होना चाहिए। सभी प्रोजेक्ट से संबंधित वर्कर्स को साइनेजेस के बारे में बताना। सभी लिफ्टिंग टूल्स टेस्टेड होना। सभी इक्विपमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों और वैलिड हों। स्थिर और गतिशील लोड उठाने की लिफ्टिंग डिवाइस की क्षमता को वेरीफाई कर लेना चाहिए। मशीन्स में लगे सेफ्टी डिवाइसेस को टेस्ट कर लेना चाहिए कि वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अनुसार सही काम कर रहे हैं या नहीं। लिफ्ट्स के लिए लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए। रिगर, ऑपरेटर या सिग्नल मैन जो जॉब ही वर्कर लिफ्टिंग प्रक्रिया में शामिल होता है उसका काबिल और कौशल होना जरूरी है। लिफ्ट के ऊपर से जा रही पावर लाइंस से उचित दूरी बनाए रखें। जमीन का स्थिर और समतल होना आवश्यक है। सिग्नल मैन पर्सनल रोप का मौजूद होना चाहिए। बाहर की तरफ लगे रिगर्स सही तरह से स्थापित होने चाहिए। ग्रेविटी के सेंटर को ध्यान में रखते हुए सही स्लिंगिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल। वर्किंग साइट पर लिफ्टिंग प्लान और लोड कैलकुलेशन की जानकारी होना। अब आप समझ चुके होंगे कि काम करने के लिए वर्क परमिट कितना जरूरी है। आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। इनके बिना आग नहीं लग सकती। आग बुझाने के लिए इनमें से एक को हटाना जरूरी है। वर्क प्लेस पर सेफ रहने के लिए सभी को सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। दुर्घटनाएं अनिश्चित होती हैं, इसीलिए इमरजेंसी की स्थिति में ध्यान रखें। शांत रहें, सोचें और फिर कुछ करें। कभी कभार इमरजेंसी की स्थिति में पूरी जगह को खाली करना पड़ता है। ऐसे केस में लोकल रूल्स का ख्याल रखें। ऐसी जगह से बाहर निकलते वक्त इन कुछ बातों का ख्याल रखें। इंस्टॉल की हुई सभी मशीन्स को बंद कर दें। काम करने की जगह को तुरंत खाली कर दें। असेंबली एरिया में पहुंचे। सभी को बाहर निकलने को कहें जो भी उस एरिया में मौजूद हों। एलिवेटर का उपयोग ना करें। साइट्स पर इमरजेंसी फैसिलिटीज हैं। फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी शावर, आई वॉश बॉटल, आई वॉश स्टेशन, इमरजेंसी असेंबली एरिया। ड्राइविंग करते वक्त कुछ लापरवाहियां जिनकी वजह से डेथ्स होती हैं और इन गलतियों से बचना ज़रूरी है, जैसे सीट बेल्ट्स ना पहनना, तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, थकान, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करना, रात में गाड़ी चलाना। अच्छे स्किल और तरीके से गाड़ी चलाना आम बात है, पर सुरक्षित गाड़ी चलाना पूरी तरह से कॉमन सेंस पर निर्भर करता है। ये कुछ टिप्स आपको रोड्स पर दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। किसी भी जर्नी पर जाने से पहले रिस्क असेसमेंट कर लें। जल्दबाजी से बचें। सही स्पीड में गाड़ी चलाएं। सतर्क रहें। जर्नी पर जाने से पहले खुद को फिट रखें।
ट्रैफिक के हालातों के अनुसार अपनी जर्नी को प्लान करें, डिफेंसिव ड्राइवर बने। तो आपको समझ में आ गया है कि हेलमेट हमारी ज़िंदगी बचाता है। हेलमेट का चयन करते वक्त इन पॉइंट्स का ख्याल रखें। हमेशा ISI से सर्टिफाइड हेलमेट ही लें। हेलमेट के स्ट्रैप को गर्दन से 2 उंगलियों का गैप रखते हुए अच्छे से बांधें। सुनिश्चित करें कि पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने भी हेलमेट पहनी हो। गहरे रंगों वाले फुल मास्क हेलमेट का इस्तेमाल करें जिस पर रिफ्लेक्टिंग स्टिकर भी लगा हुआ हो। ख्याल रहे, हेलमेट पहनने के बाद आपको बाहरी आवाज़ें आसानी से सुनाई देनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट। कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट नीति एक कर्मबद्ध और निष्पक्ष दृष्टिकोण है जो कि न केवल नकारात्मक शुद्धिकरण में मार्गदर्शन प्रदान करता है बल्कि सकारात्मक शुद्धिकरण को प्रोत्साहित भी करता है। नेगेटिव परिणाम प्रबंधन। प्रत्येक घटना होने के बाद या HNS नियमों के उल्लंघन के बाद नकारात्मक परिणाम प्रबंधन किया जाएगा। जांच पड़ताल टीम बनाई जाती है। व्यक्ति या प्रणाली जनित त्रुटियों का आकलन किया जाता है। व्यक्ति के समय व्यवहार और पिछले व्यवहार का आकलन किया जाता है। उपरोक्त आकलन जांच पड़ताल के आधार पर परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं जैसे सेवा समाप्ति, निलंबन, चेतावनी पत्र, आर्थिक नुकसान। पॉजिटिव परिणाम प्रबंधन। सकारात्मक शुद्धिकरण के लिए ACL की एक पुरस्कार नीति है जहां सुरक्षा के संबंध में कर्मियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाता है। मौके पर पुरस्कार सेफ्टी हीरो, सेफ्टी चैंपियन, सेफ्टी लीडर। अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के अंत पर। हमने सीखा कई खतरों के बारे में, उनमें काम में आने वाले प्रिकॉशंस के बारे में और किन तरह के बिहेवियर्स होते हैं जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी में। इन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें और खुद को और अपनी फैमिलीज को सेफ रखें। हैप्पी लर्निंग।